चारू नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर अपनी बुआ के घर जौनपुर जा रही थी। उसी ट्रेन में बैठा आरव नाम का लड़का उसी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो काफी देर से चारू को देख रहा था। कुछ देर बाद चारू की नजर भी उस पर गई तो वो भी उसे देखती रही। आंखों ही आंखों में दोनों को पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। आरव एक अच्छे घर का लड़का था तो वहीं चारू थोड़ी गरीब घर से थी। हेलो, मेरा नाम आरव है और आपका? जी चारू। बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। फिर उसने भी आरव से उसका नाम पूछा और इस तरह वो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठकर बातें करने लगे। तभी चारू का स्टेशन आ गया। अरे देखो ना, बातों बातों में सफर का पता ही नहीं चला। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपका नंबर मिल सकता है? जी अच्छा, तो मुझे भी लगा आपसे मिलकर, पर मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप तो वापस कब आओगी? मैं उस दिन यही तुम्हारा प्लेटफॉर्म पर इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद, परसों सुबह 9 बजे की ट्रेन है मेरी। ये सुनकर चारू अपनी बुआ के घर चली जाती है और 2 दिन बाद जब चारू अपनी बुआ के यहाँ से वापस आती है तो आरव उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ मिलता है। अरे आरव, तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। प्लीज अब बिल्कुल भी इनकार मत करना। पहली बार तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हूँ और यूँ समझो कि ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे कनेक्ट रह सकूं। वो उससे फोन ले लेती है। अब वो दोनों डेली पूरे पूरे दिन आपस में बात करने लगे। कुछ समय बाद दोनों में प्यार काफी बढ़ गया और कुछ दिन बाद चारू और आरव की शादी हो गई और चारू अपने अमीर ससुराल में आ गई। अरे चारू, मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी बस ला रही हूँ। और चारू जल्दी से उसे टिफिन पैक करके देती है, जिसके बाद आरव अपने ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में आज शाम को ऑफिशियल पार्टी है, जिसमें उसकी वाइफ को लाने के लिए भी सभी दोस्त उसे फोर्स करते हैं। शाम को घर पर आकर वो इस बारे में चारू से बात करता है। अरे चारू, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल पार्टी है। यार, सब लोग बोल रहे थे कि भाभी को भी लेकर आना। तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैं और आपकी ऑफिस की पार्टी में? अरे नहीं नहीं बाबा, आप ही चले जाओ। मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, क्या ही पहनूंगी। अरे कोई भी साड़ी पहन लेना, अब प्लीज मना मत करना। आरव के जिद करने पर अगले दिन चारू साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है। चारू कहने को तो नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन उसकी साड़ी सबसे सस्ती और हल्की थी, जिसे देख सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ओह, तो आप हैं आरव की वाइफ जिसकी आरव इतनी तारीफ करता था। पसंद तो ठीक है, पर ये क्या पहनकर आई हो तुम? पता नहीं था क्या तुम्हें कि मैं कहाँ जा रही हूँ? कम से कम ढंग के कपड़े पहनकर तो आती। ये सब सुनकर चारू को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो आरव को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे वहां से चलने के लिए बोलती है। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, मैंने मना किया था इन्हें जाने के लिए क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। 2-3 साड़ी मेरे मायके से मिली थी, लेकिन वो सब भी हल्की साड़ियां हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे चारू की दोस्ती उसकी सोसाइटी में रहने वाली औरतों से हो गई। वो सभी किट्टी पार्टी करती थी और उन्होंने चारू को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं भी किट्टी पार्टी में जाऊंगी। सुना है इससे बड़े लोगों के स्टेटस का पता चलता है। कुछ दिन बाद चारू अपनी पहली किट्टी पार्टी में जाती है, जहां सभी औरतों ने महंगी महंगी भारी साड़ियां पहनी होती हैं, लेकिन चारू की साड़ी कुछ खास नहीं होती और वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। वो सभी उसे देखकर एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रही थी। ये देख उसे बड़ा बुरा लगता है। उस रोज के बाद अब चारू घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ नई साड़ियां दिलवा दीजिए, वो भी महंगी वाली। वो क्या है ना, मेरे पास पार्टीज में पहनने के लिए कोई भारी महंगी साड़ी नहीं है। किटी में भी सब महंगी साड़ी पहनकर आती हैं, मेरे पास जो है वो सब हल्की साड़ियां हैं। देख बहू, अपने पैर ज्यादा मत फैला बड़ा घर देखकर। पता नहीं कहाँ से तेरा नसीब खुल गया और तू यहाँ आ गई। तू मेरे बेटे की पसंद थी, वरना मैं तो तुझे कभी भी नहीं लाती इस घर में। और कोई महंगी साड़ी के सपने मत देख समझी, जो है उसे ही पहन। और इतना ही शौक है ना महंगी साड़ियां पहनने का, तो अपने माँ बाप को बोल, उन फटीचर के पास तो पटरी से खरीदने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं। नंदिनी उसको साड़ी दिलाने से मना कर देती है, साथ ही काफी बातें भी सुनाती है। चारू की सास सरला बड़ी कंजूस टाइप औरत थी और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते थे और एक रोज वो किटी पार्टी में जाती है। अरे आओ आओ चारू, कैसी हो? बिकिनीज एवरीवन. नाही, मी इथे आणि खाली तिथे तयार नाही. हे आहे बीच सेन्सिटिव्ह, सुटेबल इथे आणि अरे आओ आओ चारू, कैसी हो? सब लोग नहीं आए अभी, लगता है मैं जल्दी आ गई हूँ। अरे कोई नहीं, तुम बैठो तो सही, सब लोग आने वाले हैं और पार्टी भी शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में सब लोग पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाती है।
सभी लोग चारू की सस्ती साड़ी देखकर और सिंपल सी देखकर उसे कहते हैं, अरे चारू, तुम्हारे पास कोई और साड़ी नहीं थी क्या? तुम हर बार इतनी सस्ती साड़ी पहनकर आ जाती हो। यार कुछ तो ध्यान रखा करो। क्या तुम्हारी सास नहीं दिलाती तुमको? नहीं यार, मेरी सास नहीं दिलाती। एक नंबर की कंजूस है और मेरे पति के सारे पैसे भी वही रखती है जो उनसे मांग सकती। मैंने बोला था साड़ी दिलवाने को तो उल्टा मुझे ही डांट कर भगा दिया। पति हैं तो उनको काम से ही फुर्सत नहीं। ये सब सुनकर चारू की सहेली उसे घर से चोरी करने की सलाह देती है। अगर नहीं देती तो चोरी कर लेना। ये बात चारू के दिमाग में घर कर जाती है और अब वो अपनी सास की तिजोरी से पैसे चोरी करने का प्लान बनाती है और एक दिन मौका मिलते ही वो ये काम कर लेती है। वो अपनी सास की तिजोरी से 20,000 रुपए चुरा लेती है। अब वो अगली किटी पार्टी में जब गई तो काफी महंगी साड़ी पहन कर गई। अरे वाह, क्या कमाल लग रही है तेरी महंगी साड़ी। तेरा आइडिया कमाल कर गया यार। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ये चारू की आदत पड़ गई। वो हर बार थोड़ा थोड़ा करके अपनी सास की तिजोरी से पैसे चुराती रहती और जब कभी उसकी सास को शक होता तो वो उसी यादाश्त कमजोर होने की बात कह देती। अच्छा, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, इतने ही पैसे मैंने रखे हो। लेकिन बहू ये बता, ये तू नई साड़ी कहाँ से लाई? देखने से तो बड़ी महंगी लगती है। वो माँ जी, आरव के एक दोस्त की वाइफ है ना, उसने गिफ्ट की थी। ओह अच्छा अच्छा। अब वो हर बार पार्टी में नई नई महंगी साड़ी पहनने लगी। और फिर एक दिन, सासू माँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ, घर का काम हो गया है सारा, जल्दी आ जाऊंगी। चारू अपनी सास के आगे इतराते हुए अपने एटीट्यूड में बाय कहकर वहां से चली गई और फिर सरला सोचने लगी, मैंने तो इसको साड़ी नहीं दिलवाई नहीं और आरव तो कई दिनों से बाहर ऑफिस की ट्रिप पर गया है। फिर ये रोज रोज नई साड़ी कहाँ से पहनती है? ये शायद अपने मायके से लाई हो। वो कंगले तो क्या ही देंगे, कुछ तो गड़बड़ है। चारू उनकी तिजोरी के पास जाती है और उस रात हार चुराने लगती है। इतने में पीछे से उसकी सास आ जाती है, जिसे देखकर चारू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी सास उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। बहू, ये क्या कर रही हो तुम मेरी तिजोरी के पास? वो सासू माँ, पता नहीं आपकी तिजोरी खुली हुई थी, पता नहीं कैसे बस उसको ही बंद कर रही थी। अब भी झूठ बोल रही हो तुम बहू, तुमको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है चोरी करते हुए। सासू माँ, आप कैसी बात कर रही हो? मैं चोरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कैसे भला आपकी तिजोरी को हाथ लगा सकती हूँ? अब बस भी करो बहू, कितना झूठ बोलोगी। अब समझ आया, तुमने अपने महंगी महंगी साड़ियों के शौक पूरे करने के लिए अपने घर में चोरी करनी शुरू कर दी। मैं तो बहू बस तुमको आजमा रही थी कि तुम क्या कर सकती हो। मेरे ऐसे कहने पर मैं तो तुमको अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे देती, पर तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तभी आरव भी वहां आ जाता है। मुझे नहीं पता था चारू, तुम इस हद तक गिर जाओगी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम जैसी औरत नहीं चाहिए। ये सुनकर चारू अपने किए पर पछताती है और दोनों से अपने किए की माफी मांगती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है। सासू माँ, आरव जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? यही मेरा घर है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उन लोगों की बातों में आकर अपने घर में डाका डाला, अपनी महंगी महंगी साड़ी पहनने के शौक को पूरा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए आरव जी। सासू माँ, मुझे घर से मत निकालो। गलती इसकी भी नहीं है आरव, मैंने ही अपनी कंजूसी के चलते कभी से महंगी साड़ियां नहीं दिलाई। माफी मांगने पर सरला और आरव चारू को माफ कर देते हैं और सब लोग चारू पर विश्वास करने लगते हैं और सास घर की सारी जिम्मेदारी चारू के हाथों में दे देती है। एक दिन सीमा अपनी माँ